नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो आप क्या है जो स्पेशल BSTC का पूरा पेपर सोल्व देख रहे थे और अपन क्या इस वीडियो में जो मैथ के 20 क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, इसके साथ ही मैं आपको डिसेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि आपके पहली बार डिसेबिलिटी आ रही है तो किस हिसाब के क्वेश्चन वहाँ से बन सकते हैं वो भी हम चर्चा करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी देखेंगे डिसेबिलिटी की इस वीडियो के लास्ट में। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि राम की आयु श्याम की आयु की 5 गुनी है। ठीक है, और दोनों की आयु के बीच का ये यहाँ पर एक बार काट लो, यहाँ पर अंतर है ये। ठीक है, अनुपात नहीं है, अंतर है। ठीक है, 8 है तो राम की आयु कितनी होगी। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन बोल देता हूँ, आप करने की कोशिश करें, साथ साथ में अपन मिलकर सॉल्व करते हैं। राम की आयु श्याम की आयु की 5 गुनी है। ठीक है, दोनों की आयु के बीच का जो अंतर है वो 8 है, तो राम की आयु कितनी होगी। ध्यान रखना है कि यहाँ पर ध्यान रखना कि किसकी आयु पूछी है, राम की पूछी है या श्याम की। तो यहाँ पर किसकी आयु पूछी है, राम की आयु पूछी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या, राम को तो मान लेते हैं A। ठीक है, और जो श्याम है उसकी आयु को मान लेते हैं B। ठीक है, ये दोनों मान लिया। अब देखो कि राम की आयु श्याम की आयु की कितनी है, 5 गुनी, यानी कि राम की आयु। एक बात और, मैथ में कुछ भी हार्ड नहीं होता है। आप जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं वैसे वैसे करते जाओ और हाथों हाथ आप क्या आंसर पर पहुंच जाओगे। ठीक है, जैसे जैसे आप क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं वैसे वैसे करते जाओ, आपका उत्तर आ जाएगा। कुछ करना ही नहीं होता, मैथ कुछ भी नहीं है, बस क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हो आप आराम से और है पर पहुंचते हो, इतने में तो आपका उत्तर ही हो जाता है। जैसे देखो राम की तो A मान ली, श्याम की B मान ली। अब देखो जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करो कि राम की आयु श्याम की आयु की 5 गुनी है, तो राम की आयु यानी कि A, श्याम की आयु यानी कि B की 5 गुनी है। ठीक है, तो ये हो गया 1 नंबर समीकरण। मैं कुछ भी नहीं कर रहा, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे कर रहा हूँ कि राम की आयु यानी A, श्याम की आयु यानी कि B की 5 गुना कर दिया। फिर दोनों की आयु का अंतर कितना है, 8। आयु का अंतर 8 है, यानी कि A माइनस B बराबर 8। यहाँ पर भी मैंने कुछ भी नहीं किया, जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसा का वैसा लिख दिया। अब पूछा गया कि राम की आयु बताइए। यही होता है मैथ में कि आप जैसे क्वेश्चन बोल रहे करते जाओ, लास्ट में जाओगे आपको उत्तर मिल जाएगा। अब देखो ये समीकरण है जो A माइनस B बराबर 8। यहाँ पर A का मान देखो 5B के बराबर है, यहाँ पर रख दो, ये समीकरण 2 में रख दो 1 से। तो A की जगह तो हम क्या रख सकते हैं, 5B, तो ये हो गया 5B। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप सभी सब्सक्राइब जरूर करें। आपके स्पेशल BSTC से क्या आगे भी हर एग्जाम में ये चैनल काम आता रहेगा। जीवा स्टडी चैनल आपके लिए हमेशा हर चीज़ में जो टीचिंग से रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं, टीचिंग में प्रवेश के लिए हो या फिर टीचिंग का खुद का रीट सेकंड ग्रेड का हो, हर जगह में यहाँ पर आपको क्या काम आएगा। देखो 5B, A की जगह क्या रख दिया 5B और B की जगह B है बराबर 8। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 5B में से 1B गया तो कितना बचा, 5B में से 1B गया तो 4B और बराबर क्या है 8। तो B बराबर क्या आ गया 2। B यानी श्याम की आयु कितनी आ गई, 2 वर्ष आ गई। लेकिन अपने को पूछा किसकी है, राम की आयु। तो ये क्वेश्चन में भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि श्याम की आयु नहीं पूछी, राम की पूछी है। और समीकरण 1 में B का मान रख दो। ठीक है, समीकरण 1 में B का मान रखा तो A बराबर है 5 गुणा B यानी कि 2 बराबर 10 वर्ष। 10 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन B 10 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो इस हिसाब से होता है। बाकी आप स्टडी अलर्ट पर देख लिया होगा आपने बाकी के 80 क्वेश्चन, इसमें हम थोड़ी सी डिसेबिलिटी के क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, और जो ये पेपर है आपके पास, ये जो जितने भी जो क्वेश्चन है इसमें ये आपके पास मिल जाएगा आपको। अगर इसमें क्या आपको 1 से लेकर 100 तक कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आपको तो आप कमेंट कर देना, उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे आपको। ठीक है, तो 10 इसका उत्तर हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आया तो वापस जाकर देख सकते हो। ये भी जो वीडियो पूरा होने के बाद में क्या करना, वापस जाना पीछे और वापस 0 से स्टार्ट कर सकते हो। अब देखो मैं आपको क्या है, इस जैसे ये टेस्ट लेने का और जो ये क्वेश्चन करवाने का एक ही उद्देश्य है। जरूरी नहीं है कि आपके यही क्वेश्चन वहां पर आ जाएंगे, ऐसा मैथ में तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि संख्या तो चेंज होगी। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आएंगे वहां पर, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या इतना फायदा होगा कि आपको एक पता रहेगा आइडिया कि किस हिसाब से आपको पूरा करना है। बाकी मैं आपको जो डिसेबिलिटी है उसके कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि ऐसे ये चीज आप तो जरूर याद रख ले। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि एक संख्या है वो 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी क्या है वो 79 है, 79 से छोटी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा मैंने आपको बताया कि मैथ में आपको सिर्फ क्वेश्चन के साथ चल रहा है कि एक संख्या है वो 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी की 79 से छोटी है। मानो कि एक बताता हूँ एग्जाम्पल से, ये 55 है, ये 79 है,
तो जो संख्या है वो 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी क्या 79 से छोटी है, यानी कि इनके बीच की दूरी बराबर रहेगी, जितनी 55 से दूर है वो उतनी ही 79 से यानी 79 से दूर है, क्योंकि 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी क्या वो 79 से छोटी है। तो अब देखो दिमाग लगाओ कि 55 से बड़ी है उतनी 79 से छोटी है, तो इन दोनों के बीच का अंतर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोनों के बीच का अंतर निकाल लो, तो 79 में से 55 निकाल लो, कितने बचे 79 में से 55 निकालो तो ये आ गए 24, यानी 24 बच गए। 24 में 2 का भाग लगा दो, क्योंकि दोनों से बराबर दूरी है तो 2 का भाग लगेगा, तो ये आ जाएगी 12। ठीक है, कितनी आ गई 12 आ गई। इसका एक और आइडिया बताऊंगा मैं करने का, लेकिन सबसे इजी यही होता है कंपटीशन के हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ, यही होता है कि पहले क्या किया आपने कि 55 से उतनी ही दूर है जितनी क्या है 79 से छोटी है, यानी 55 से जितनी बड़ी, ठीक है 55 से जितनी बड़ी है 79 से उतनी क्या है छोटी, तो यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर उसका आधा कर दो तो ये संख्या आ जाएगी। अब देखो दोनों के बीच का अंतर कितना आया 24, 24 का आधा किया 12, तो जो छोटी संख्या है उसमें 12 जोड़ दो, 55 में 12 जोड़ दो, कितना आ गया 55 में 12 जोड़े तो कितना आ गया 67, या फिर अगर बड़ी संख्या के हिसाब से करो तो बड़ी संख्या में से 12 घटा दो तो कितना आया 67, तो उत्तर क्या होगा इसका 67। ठीक है, एक बार फिर समझा देता हूँ और एक दूसरा मेथड भी आपको बता देता हूँ, ताकि अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो दूसरा समझ में आ जाएगा, अगर फिर भी नहीं आया तो वीडियो पूरा होने के बाद में आप वापस देख लेना एक बार। ठीक है, देखो सबसे मेन कि 55 से एक संख्या पूरा जीरो से बता देता हूँ, एक संख्या 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी क्या है 79 से छोटी, यानी कि बीच में एकदम दोनों तरफ से बराबर है, तो दोनों तरफ से बराबर है तो दोनों का अंतर निकालो, दोनों का अंतर निकाला माने कि 24 और 2 का भाग दे दो यानी कि 12। अब क्या 12 इसमें जोड़ दो यानी कि 67, और इधर से 12 इधर आ जाओ तो 67, यानी कि 67 वो संख्या है। ठीक है, दूसरी संख्या अगर आपको अगर मेथड बताऊं तो माना कि वो संख्या क्या है x, तो 55 में x जोड़ दो, ठीक है बराबर है 79 में से x घटा दो, क्यों, क्योंकि यहां से जितनी छोटी है मतलब माइनस होगा, बड़ी है तो प्लस होगा, तो 55 में x जोड़ दो, वो संख्या हमने क्या मानी है x, तो अब देखो x वाला एक तरफ ले आओ y वाले एक तरफ, 2x बराबर ये कितना हो गया 79, 79 में से 55 घटा दो तो x बराबर वही बात आ गई, फिर 12 आ जाएगा, और 12 आते ही फिर यहाँ पर जोड़ दो 12, तो ये कितना आ जाएगा 67 आ जाएगा। तो उस हिसाब से होगा, बस यहाँ पर x मारने से आपको हो सकता है थोड़ा इजी लगे, लेकिन वो उस हिसाब से होगा। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, ध्यान रखना अभाज्य नहीं है पूछा है, अभाज्य नहीं है। और अभाज्य संख्या मैंने आपको बताया था कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें या तो क्या खुद का भाग जाए स्वयं का, ठीक है, या फिर एक का जाए, इसके अलावा किसी का भी भाग ना जाए। दूसरी बात हम कह सकते हैं जिसके टुकड़े ना हो वो क्या होती है अभाज्य। जैसे 31 है, 31 को हम 31 गुणा 1 ही लिख सकते हैं, ठीक है, इसको टुकड़े नहीं कर सकते। 41 है, 41 को टुकड़े नहीं कर सकते, 61 के टुकड़े नहीं कर सकते, और कोई तरीका ही नहीं है इनको लिखने का। लेकिन 51 के टुकड़े कर सकते हैं, 51 होता है 17 गुणा 3 हो गया ना टुकड़े। मतलब यहाँ पर देखो खुद और एक, खुद और एक, खुद और एक, खुद और एक, यानी स्वयं और एक के अलावा अगर टुकड़े हो सकें तो वो होती है अभाज्य संख्या, मतलब वो अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो यहाँ पर 31 अभाज्य है, 41 अभाज्य है, 61 अभाज्य है, लेकिन जो 51 है उसके टुकड़े हो सकते हैं 17 गुणा 3, यानी 51 और 1 के अलावा भी इसके टुकड़े पॉसिबल है, तो ये 51 इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि 51 है वो अभाज्य नहीं है। अगला क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर सकते हो, और थोड़े से डिसेबिलिटी के क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा। देखो अगला क्वेश्चन कि एक कूलर 5 किस्तों में बेचा जाता है, एक कूलर 5 किस्तों में बेचा गया, हर किस्त पूर्ववर्ती किस्त से दोगुनी है, ठीक है। पहली किस्त 300 रुपये है, तो कूलर की कीमत बताओ। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया, दूसरे में भी बताया कि जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं वैसे करते जाओ, उत्तर तक आप पहुंच जाओगे। सबसे पहले 5 किस्तों में बेचा गया कूलर को, हर किस्त अपनी पूर्ववर्ती, यानी कि पहली किस्त की दोगुनी है। मान लो कि पहली किस्त 100 रुपये तो दूसरी 200 रुपये होगी, ठीक है। अब क्या पहली किस्त लेकिन अपने को दे रखी है कि 300 रुपये, और कूलर की कीमत पूछी है, तो पहली किस्त कितने रुपए की है 300 रुपये की, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। फिर जो प्रत्येक किस्त है वो पहली किस्त की कितनी गुनी है 2 गुनी, यानी कि अगली किस्त होगी 600 रुपये की, और कुल किस्त कितनी है 500, तो उससे अगली यानी पूर्ववर्ती की 2 गुनी, यानी कि इससे इसकी 2 गुनी यानी 1200, ये अगली उससे 2 गुनी यानी 2400, और ये अगली उससे 2 गुनी यानी कि 4800, और टोटल किस्त कितनी है
5 किस्त है, तो 5 किस्त आपको पूरी हो गई। एक किस्त पहले 300 की, दूसरी 600 की, तीसरी 1200 की, चौथी 2400 की, 5वीं है वो 4800 की, क्योंकि दोगुनी हो रही है, मतलब पहले वाली से दोगुनी होती जा रही है। अब जोड़ दो इनको, 4800 में 2400 जोड़ा 7200, 7200 में 1200 जोड़ा तो कितना हो गया 8400, और 84 में 600 जोड़ा तो 9000, और 9000 में 300 जोड़ा तो 9300। उत्तर नंबर सी। एकदम इजी सा क्वेश्चन था आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन भी एकदम गजब क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है कि एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए, ठीक है। एक परीक्षा है उसमें से प्रतिशत हमेशा 100 में से होता है, आपको पता है। तो एक परीक्षा में 35% छात्र क्या हो गए, पास हो गए। 455 छात्र फेल हो गए, 455 छात्र क्या हो गए, फेल हो गए। तो 455 छात्र फेल हो गए, 35% छात्र पास हुए हैं। तो देखो कुल छात्र होते हैं 100%, ठीक है। संख्या कितनी भी हो हमेशा प्रतिशत 100 में से निकलता है। 100 में से पास कितने हुए, कुल ये कितने हैं, इतने। पास कितने हुए, 35%, ठीक है। तो फेल कितने होंगे, फेल होंगे 65%, ठीक है। फेल कितने होंगे, 65%, तभी तो क्या होगा 35% पास होंगे। क्यों, 35% पास तो 65% फेल। लेकिन अपने को तो क्या बोला है कि फेल तो 455 छात्र हुए हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ पर तो प्रतिशत 65 है, यहाँ पर कितने हैं 455 छात्र फेल हुए हैं, और कुल बैठे कितने वो पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन कितने कि फेल का प्रतिशत कितना है 65, और कुल छात्रों की संख्या कितना है 455, यानी कि 455 में 65 का भाग दे दो, गुणा 100 कर दो, तो ये उत्तर आ जाएगा आपके। देखो मैं बता देता हूँ, ठीक है। 65 का भाग क्यों दिया, क्योंकि प्रतिशत में जो है वो 65 है, 65% आपके फेल हुए हैं। लेकिन आप तो बोल रहे हैं कि 455 छात्र फेल हुए हैं, तो 455 में 65 का भाग दे दो, क्योंकि ये तो फेल हुए हैं और ये फेल प्रतिशत में हुए हैं। फिर गुणा 100 कर दो प्रतिशत का निशान हटाने के लिए। अब काटोगे तो क्या 13 से कटेगा, 13 पंजा 65, और ये 13 से 13 तिया 39, बच्चे 6 65 35 बार, और ये फिर इससे कट गया 7 बार, तो 7 गुणा 100, तो ये हो गया 700। एक आप क्या है चैटिंग में थोड़ी सी चैट कम करें, सिर्फ और सिर्फ ध्यान दें पढ़ाई पर, ठीक है। आप चैट बहुत ज़्यादा करते हो। अगला क्वेश्चन, नहीं आए कोई समझ में तो वापस जाइए, पीछे वापस देख लेना आप क्लास पूरी होने के बाद में। अब देखो 3 लगातार संख्याओं का योग कितना है 96, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 3 लगातार संख्याओं का योग कितना है 96 है। तो सबसे बड़ी लगातार संख्याएं क्या होती है, अपने को नहीं पता कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो लगातार संख्या मानो कि कोई भी लगातार संख्या 1 2 3, ये 3 लगातार ही तो है। और मान लेते हैं हम 9 10 11, ये भी तो लगातार है, कितनी भी ले लो 105 106 107, ये भी तो लगातार है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली संख्या x है, माना कि ये x है, तो दूसरी क्या है x में 1 जोड़ दो तो ये x + 1, तीसरी क्या है x में 2 जोड़ दो तो ये x + 2, तो ये 3 संख्या लगातार माननी है। तो माना कि पहली संख्या तो x है, दूसरी x + 1, क्योंकि अगर पहली 5 है तो दूसरी x + 1 यानी कि 5 + 1 6 हो गई, तीसरी x + 2 यानी कि 7 हो गई। अगर हम लगातार कोई भी संख्या मान के चल सकते हैं, तो ये तीनों संख्याएं हैं, तीनों का योग कितना है 96, तो जोड़ दो तीनों को, x + x + 1 + x + 2 बराबर किसके, ये 96 के, ठीक है। अब देखो करते हैं, ठीक है। अब देखो 1x 2x 3x, तो 3x 1 + 2 + 3 बराबर 96, तो 3x बराबर हो गए 96 - 3, ठीक है। और तो 3x कितना हो गया 93, तो x बराबर कितना हो गया 31, तो x 31, लेकिन उत्तर इसका 31 नहीं है, पूछा गया सबसे बड़ी संख्या, x तो क्या है 31 तो सबसे छोटी है, तो ये 31 में 1 जोड़ा 32, और ये 32 यहाँ तक 31 में 2 जोड़े 33, तो उत्तर इसका 33 होगा। अगर सबसे छोटी पूछते तो क्या होता 31 होता, ठीक है। नहीं समझ में आया वापस देखिए, क्योंकि मैथ थोड़ा सा लेवल अच्छा होता है मैथ का। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है, ठीक है। एक क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है, उनके कोच को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो आयु 10% बढ़ जाती है, ठीक है। आयु 10% बढ़ जाती है, तो कोच की आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि एक क्रिकेट के 11 खिलाड़ी हैं जिनकी औसत आयु 20 वर्ष है, अगर कोच को शामिल कर लें तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है, तो कोच की आयु ज्ञात कीजिए। देखो पहली बात तो कि माना कि 5 लोग हैं, उनकी आयु औसत आयु 4 वर्ष है मान लो कि, ठीक है। 5 लोग हैं, 4 वर्ष औसत आयु है, इसका मतलब कि 4 कोई 6 का है तो कोई 2 का है, कोई 5 का है तो कोई 3 का है, लेकिन जो औसत है वो कितनी है 4 की है। तो मतलब
टोटल कितनी होगी, एक उसकी 20 वर्ष हो गई, यानी कि जो औसत आयु है उसको जो टोटल संख्या है उससे गुणा करते जो आ जाती है वो कुल आयु आ जाती है। ठीक है, कुल आयु आ जाती है। तो वही मेथड यहाँ पर लगाएंगे। 11 खिलाड़ी 20 वर्ष औसत आयु है, तो 11 गुणा 20, तो टोटल आयु कितनी होगी 11 खिलाड़ियों की 220 वर्ष। यानी कि हो सकता है कोई 15 वर्ष का भी हो सकता है कोई 25 वर्ष का भी हो, कोई 30 का हो तो कोई 10 का भी हो सकता है, लेकिन जो औसत आयु 20 है, तो 11 जनों की औसत आयु 20 है, तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी, ये क्या हो गई, कुल आयु हो गई। कुल आयु कितनी होगी, 220 हो गई। अब देखो कि इन कोच को सम्मिलित कर लिया जाए तो 10% बढ़ जाती है औसत आयु। पहले औसत आयु कितनी थी, 20 का 10%, तो 20 का 10 यानी कि 10 से गुणा करके 100 का भाग लगा दो, 2 0 से 2 0 यानी कि 2, यानी 22 हो जाती है। 10% बढ़ी है, यानी कि 20 से फिर क्या हो जाती है 22, तो ये ले 22। लेकिन अब क्या है, पहले 11 खिलाड़ी थे, अब एक कोच यानी कि 12 हो गए टोटल। तो इसको गुणा करो, 12 को 2 से किया 24, वापस 12 को 2 से किया 24, 24 2 26, तो ये कितने हो गई 264। अब देखो 11 खिलाड़ियों की टोटल आयु 220 थी, कोच को शामिल करते ही 12 लोगों की 264 हो गई, तो कोच की आयु क्या होगी, 264 में से 220 घटा दो, ये 44 वर्ष, यानी 44 वर्ष इसकी सही आयु होगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। ठीक है, हो सकता है कि समझ में ना आए, क्योंकि आपको पता है कि ये क्वेश्चन थोड़े से क्या होते हैं, अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, थोड़े से आपको समझने होते हैं। जो मैथ का स्टूडेंट है उसको तो आ जाते हैं, लेकिन आर्ट्स वालों को थोड़ा सा क्या है, दिमाग में कम घुसते हैं। तो आप क्या दोबारा वापस देख लेना, और नहीं आए तो हम वापस वीडियो बना देंगे। क्वेश्चन नंबर लिख देना आपकी, ये नंबर क्वेश्चन बताओ, उसका अलग से वीडियो बना देंगे। 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बनाती है, तो एक मकड़ी एक दिन में कितने जाल बनाएगी। ठीक है, तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी, तो 7 में बनाएगी। ठीक है, मान लो कि 7 मकड़ियाँ हैं और इधर 7 जाल हैं, वो प्रत्येक मकड़ी अपने अपना जाल बनाती है 7 दिन में, तो एक मकड़ी को भी 7 दिन लगते हैं। ठीक है, सातों अपने अपना जाल बनाती है, तो एक जाल को भी 7 ही दिन लगते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा उत्तर जितना होता है उतना ही होता है, जितने में 7 बनाती है उतने में ये बनाती है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखो, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं, ठीक है, कुछ गायें हैं। ठीक है, कुछ तो मुर्गियां हैं, कुछ गायें हैं। उसके पास पैरों की संख्या तो 140 है, और सिरों की संख्या यानी जो हेड है अपना, उसकी संख्या कितनी है, 48 है। तो पूछा क्या कि मुर्गियां कितनी हैं वो बताओ। तो देखो, सबसे पहली बात तो गायों के तो 4 पैर होते हैं और मुर्गियों के होते हैं 2 पैर। मुर्गियों के तो क्या होते हैं 2 पैर, गायों के कितने होते हैं 4 पैर, लेकिन उसके पास तो टोटल 140 पैर हैं। यानी कि कितनी भी गाय हो सकती है, 20 गाय हो सकती है, 50 भैंसें हो सकती, सॉरी 20 गाय हो सकती है, 50 मुर्गियाँ हो सकती है। लेकिन शर्त दे दी उसने कि पैर उसके पास 140 ही है पूरे, सिर कितने हैं उसके पास 48 हैं। अब मानना कि मुर्गियों की संख्या पूछिए x मान लिया, गाय मान लिया अपन ने y। ठीक है, मुर्गियों को तो x मान लिया, गाय को हमने y मान लिया। अब देखो, मुर्गी मान लो 5 मुर्गी है, एक मुर्गी के 2 टांग है, तो मतलब 2 गुणा 5, 5 मुर्गी है, एक मुर्गी के 2 टांग है, तो मतलब 2 गुणा 5 यानी कि 10 पैर हो गए। तो यहाँ पर तो अपने पास x मुर्गी है, तो एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं, तो 2x प्लस गाय y है, एक गाय के 4 पैर होते हैं, यानी कि 4y बराबर कितना है 140। यानी कि मुर्गियों के 2 पैर, गाय के 4 पैर बराबर 140 टोटल पैर। फिर सर तो मुर्गी के भी एक ही होता है और गाय के भी एक होता है, तो यानी कि मुर्गी के एक से गुणा दिखता नहीं है, प्लस y बराबर कितना हो गया 48। अब देखो, इसको 2 से गुणा कर दो, तो ये 2 से गुणा हुआ 2x, ये 2 से हुआ 2y, और ये जो है 48 2 से गुणा होते कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। 48 को 2 से गुणा किया तो ये कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, ताकि क्या है हम विस्थापन विधि से इसको काट सके। तो ये कितना हो जाएगा 96। अब माइनस कर दो, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, ये 2x से 2x कटा, 4y में से 2y गए तो कितने बचा 2y, और ये बराबर बचा 44, तो y बराबर 22, y बराबर 22। y मतलब गाय 22 है अपने पास। पूछा क्या है मुर्गी पूछी है, तो मुर्गी पूछी है तो कोई x प्लस वाई बराबर 48 है, ये समीकरण था। इसमें आप मान रख दो y का, तो x प्लस 22 बराबर 48, तो ये 48 माइनस 22 बराबर आ गया आपके 26, तो 26 इसका उत्तर होगा। अगर गाय पूछ लेते तो डायरेक्ट ये उत्तर आ जाता, गाय पूछते ये वहाँ पर y का मान आ जाता 22, लेकिन हमने x मानना है मुर्गियों का और मुर्गी ही यहाँ पर पूछी है, तो मुर्गी कितनी होगी 26 और गाय होगी 22। ये जो क्वेश्चन है 70 नंबर, ये मैंने आपको पहले ही करवा दिया है पिछले वीडियो में। ये मोनू वाला भी पहले करवा दिया है, ये वाला जो है ये भी पहले करवा दिया। अगर नहीं देखी आपने मैथ की क्लास तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो।
ये 73 भी करा दिया, 74 नहीं करवाया, 74 करवा देते हैं, ठीक है। बाकी जो बीच के 3-4 क्वेश्चन थे वो मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें कवर करवा दिए। अब देखो यदि 4 दर्जन संतरों की लागत 160 रुपये, तो 3 संतरों की लागत कितनी होगी? क्वेश्चन बोला वैसा का वैसा कर दो। 4 दर्जन यानी 48 संतरे। ध्यान रखना 1 दर्जन में 12 संतरे होते हैं, यानी 1 दर्जन 12 के बराबर होती है। कोई चीज़ अगर ऐसे बोल दें कि 1 दर्जन, तो इसका मतलब है वो 12 है, ठीक है। तो 4 दर्जन संतरे यानी 48 संतरे कितने रुपए के हैं? 160 रुपए के, ठीक है। 160 रुपए के हैं 48 संतरे, तो 3 संतरों की लागत पूछी है। तो देखो 160 संतरे 160 रुपए के कितने? 48, तो 1 संतरा कितने का होगा? ठीक है, 48 संतरे 160 रुपए के, तो 1 संतरा 148 में, जैसे मान लो 148 में, सॉरी 160 में 160 में 48 का भाग दे दो। जैसे मान लो कि एक पेन 5 रुपए का है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि 10 रुपए के पेन है, तो 10 रुपए के 2 पेन है, तो एक पेन कितने का होगा? 10 में 2 का भाग लग जाए, यानी कि 5 रुपए का एक पेन होगा। तो वैसे 160 रुपए के टोटल 48 संतरे हैं, तो 160 में 48 का भाग लगा दो, कितने संतरे हो गए? 1 संतरे का रुपये आ गया। पूछा कितना है? 3 का, तो 3 से गुणा कर दो। ये 3 से ये 16 बार कटा, इस 16 से ये 10 बार, तो 10 रुपये इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर 10 रुपये, ठीक है। ऑप्शन डी 10 रुपये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1 मिनट, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? एक तो क्या होगी? 15/16, 15/16 काट के देखो कितना आई? 0.150 में जाएगा आपका 9 बार, ठीक है। एक बार रखते हैं। 16 में 16 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। 7 में 8 का भाग दें तो कितना आएगा? 0.70 में जाएगा 8 × 8 64 बार। एक बार रहने देते हैं इसको। फिर है 11/12, ये क्या हो गया? 0.110 में जाएगा 9 बार, ठीक है। तो सबसे छोटी कौन सी है? एक छोटी है, 0.9 है, 0.9 या 0.8 है, तो 0.8 है, यानी कि ये जो है सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये तो आप भाग देकर आराम से देख सकते हो, तो ये इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था। अब देखो अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा। ये रहा, ठीक है। अगला कर लेते हैं ताकि वो थोड़ा सा दिख जाए आपको। वो क्वेश्चन अलग से छापना पड़ेगा, दोबारा अगले वीडियो में कवर कर लेंगे उसको, क्योंकि वो बड़ा ज़्यादा है, फिर आपको दिखेगा नहीं। देखो किसी वस्तु को 110 रुपये पर बेचने पर 12% की हानि होती है। ध्यान रखना 12% की हानि होती है। फिर क्या है कि उस वस्तु को 8% लाभ पर बेचने में कितने रुपए में बेचा जाए कि 8% का लाभ हो जाए? एक वस्तु है, उसको 110 रुपये में आपको बेचना है, ठीक है। 110 में बेचा, लेकिन आपको 12% की क्या हो गई? हानि हो गई। यानी कि 110 में बेचते ही आपको 12% की हानि हो गई। अब उसको कितने में बेचते कि 8% का लाभ हो जाता? देखो ये क्वेश्चन एकदम इजी है। हानि का मतलब होता है जैसे पूरा 100% होता है, 100% होता है, उसमें से हानि होगी, हानि यानी कम हो गया, कितना? 12%, तो कितना बचा? 88। और 8 का लाभ होता तो कितना हो जाता? 108 हो जाता, ठीक है। समझ गया आप? 12% की हानि हुई 110 रुपये पर, ठीक है। तो अगर हम 100% माने तो अगर 12% की हानि हुई तो मतलब 88, और 8 का लाभ होता तो 108। लेकिन अपने को क्या देख रखा है? 110। तो 110 में से जो हानि हुई है, मतलब हानि हुई है 12%, यानी कि 88 का भाग दे दो। लेकिन लाभ अगर 8% लाभ करना है तो 108 से गुणा कर दो, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है? 110 रुपये को भूल जाओ आप, 12% की हानि हुई है, यानी कि 100% पर 12%, क्योंकि प्रतिशत हमेशा 100 में से निकलता है। 100% पर 12% की हानि हुई है, यानी कि 88 रुपये, 88% मूल्य हो गया। अब अगर पूछा गया कि 8% का लाभ होता तो कितने रुपए में बेचते? 8 का लाभ होता यानी कि 108% हो जाते। तो 110 रुपये पर 88% हानि गुणा 108 पर बेचना है तो कितने रुपए में बेचेंगे? 11 से काट दो, ये 8 बार, ये 10 बार, ठीक है। ये 8 से ये 12 बार, ठीक है। 12 ही बार है ना, 8 एकम 8 नहीं, हाँ 8 एकम नहीं, 12 बार नहीं है, 1 मिनट, 8 एकम 8, ठीक है। ये क्या हो गया? 10 बार कट गया, ये 8 बार कट गया 11 से। 8 से ये काटो, 8 से ये आपके कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 से ये 2 से कटेगा, फिर ये 2 से 4 से, सॉरी 2 से 2 को ये काट दिया तो ये 8 से कट गया। देखो 2 बार 4 से, और ये 4 को 2 से किया 8, बच्चे कितने? 28, 27 बार, ठीक है। 27 बार कट गया। फिर ये 2 इससे 5 बार कट गया,
ठीक है। तो 27 गुणा 5 तो ये हो गया 35, हाथ की 3 हासिल और ये 135, तो 135 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कि मैथ थोड़ी सी क्या हार्ड रहती है, जो आप क्या सभी लगभग 12th पास करके आए हुए स्टूडेंट हो तो आपको क्या थोड़ी सी हार्ड लग सकती है ये चीज़, तो आप वापस देखना वीडियो ख़त्म होने के बाद में। अगले आज ज़्यादा क्वेश्चन हो गए, आज टाइम बड़ा हो गया, तो मैं क्या अगले क्वेश्चन आपके अगले वीडियो में कवर करा दूंगा, टेंशन मत लेना आप इस बात की। और जो ये 79 नंबर क्वेश्चन है ये तो मैंने आपको पहले ही करवा रखा है। अब देखो कि किसी वस्तु का मूल्य 75% घट जाए, फिर वो मूल्य पर कितनी वृद्धि की जाएगी, मूल्य वही प्राप्त हो जाए। माने कि 100% कोई मूल्य है, 25 घट गया यानी कि 75 हो गया। अब 75 से वापस 100 लाने के लिए 25 बढ़ाना पड़ेगा, तो ये प्रतिशत पूछा है कि कितने प्रतिशत बढ़ाए कि वापस 100 हो जाए। क्वेश्चन क्या है कि 25% कोई मूल्य घट जाता है, यानी कि पहले 100 था, 25% घट के 75 हो गया, 75% हो गया। अब क्या है कि कितनी वृद्धि की जाए कि वो वापस 100 हो जाए, तो 25 की वृद्धि करनी पड़ेगी। किस पर करनी पड़ेगी? 75 पर। कितनी वृद्धि? 25 और गुणा 100 से कर दो। ये 25 30 3 बार कटे 75, 100/3 यानी कि ये हो गया 33.3%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखो 100 था, 25% की घट जाए यानी कि 75 हो जाए। अब वापस 100 करने के लिए 25 बढ़ाने पड़ेंगे, तो प्रतिशत कितना होगा? 75 पर 25 बढ़ाएंगे और गुणा 100 करेंगे तो 33.3%। 79 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया और 80 नंबर क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले करवा दिया। अगर वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हो। अभी क्या थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया, तो पीटीटी की जो डिसेबिलिटी की क्लास है वो हम कल या फिर कल सुबह देखेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ।